साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की ऑब्जेक्टिव की ये क्लास। यूनिट 7 का ये टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए ये भी अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। लगभग 8 से 9 प्रश्न आपको पर्यावरण के देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इकोलॉजी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। उसके बाद करंट का एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि अभी यूएनओ ने एक भारतीय महिला को शामिल किया है, वो भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बनेगा। उसके बाद में इन्हीं आयामों को ध्यान में रखते हुए अन्य सारी चीज़ें जो फुल फॉर्म होती हैं उन सारी चीज़ों को हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 10 प्रश्न करा चुके हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के। ये एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें एमपीपीएससी ऑल यूनिट ऑब्जेक्टिव हमने आपको वहाँ पर डिसाइड किया हुआ है इसका नाम। तो आप जाकर के वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं किस भाषा का शब्द है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है फ्रेंच या फिर ऑप्शन डी है यूरोपी। तो इकोलॉजी शब्द किस भाषा से निकल के आया हुआ है, आइए देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। आंसर है इसका बी, यानी ग्रीक भाषा से निकल के आया हुआ है शब्द इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए किसने इस शब्द को दिया, कब दिया, उसकी भी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। देखिए तो इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है ओकियोस और दूसरा शब्द है लोगोस, जिसका अर्थ होता है, यानी ओकियोस का अर्थ है रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। यानी कि रहने के स्थान का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द के जनक अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है, जिन्होंने 1869 में इस शब्द को दिया था। अब 1869 को याद कैसे करेंगे, तो गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ था। मान लीजिए इकोलॉजी का भी जन्म उसी दिन हुआ था। ठीक है, किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है इस शब्द को दिया था। उम्मीद करते हैं चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। अभी तो हमने पढ़ा इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इकोलॉजी सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी है जॉर्ज लेमेंट्रे, ऑप्शन सी है एजी टेंसले या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। आंसर है इसका सी, यानी कि एजी टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है, यानी इकोलॉजी सिस्टम का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एजी टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1935 में इकोसिस्टम को समझाया था। अब सर याद कैसे करेंगे, तो 1935 का अधिनियम आपको याद है। 1935 का अधिनियम जैसे ही आया वैसे ही भारतीय क्रांतिकारियों के मन में टेंशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एजी टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का के बारे में हमको बताया था। इकोसिस्टम के जनक कौन कहे जाते हैं, एजी टेंसले को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे पत्नी हमेशा पतियों को बुलाती ए जी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अगर ए जी बुलाए यानी कोई टेंशन की बात होगी। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ए जी टेंसलेट। खैर ये मजाक की बात है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है वायु क्या है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, आपको पता भी होगा। ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है तत्व, ऑप्शन डी है द्रव्य। तो वायु आखिर क्या है, आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी वायु एक मिश्रण है। अब ये मिश्रण क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिले रहते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसा कि आप जानते हैं। कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, किसी भी रेशियो में कुछ भी, मतलब धूल के कण, ठीक है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गैसें, सारी चीज़ें वायु में मिली हुई होती हैं। इसलिए वायु को मिश्रण का सही उदाहरण कहा जाता है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये देखिए करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जनवरी की ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय महिला को जलवायु परिवर्तन के नए सलाहकार के रूप में चुना है। यूएनओ में भारतीय महिला चुनी गई हैं। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है अर्चना सोरांग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने करंट पर ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अर्चना सोरांग को यूएनओ के जलवायु परिवर्तन के नए सलाहकार के रूप में चुना गया था। बहुत न्यूज़ में रही थी ये वाली न्यूज़। ठीक है, आइए देखते हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अर्चना सोरंग को जलवायु परिवर्तन के नए सलाहकार के रूप में चुना है। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो यूएनओ के महासचिव हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के हैं एंटोनियो गुटेरस, तो पुर्तगाल के निवासी है एंटोनियो गुटेरस, यूएनओ के महासचिव है। ठीक है, अर्चना सोरंग को याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में छपने वाला यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये राइस भी अभी बहुत चर्चा में रहा है, गोल्डन राइस जिसे सुनहरा चावल कहते हैं। कौन सा विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी है विटामिन डी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि विटामिन ए से भरपूर होता है गोल्डन राइस। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए, गोल्डन राइस जिसे सुनहरा चावल कहा जाता है, विटामिन ए से भरपूर होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है। B12 का नाम बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन सी का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि अंगूर या फिर खट्टे पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी जो है वह सूर्य की रोशनी में फ्री से मिलने वाला अपन को प्रोटीन, मतलब फ्री से मिलने वाला ये आपका विटामिन है। विटामिन डी फ्री में मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, NEA से क्या आशय है? देखिए, फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछे जाएंगे। पर्यावरण के ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं, लगभग 70% प्रश्न फुल फॉर्म से ही बनते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म के ऊपर आपको ध्यान रखना है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर फुल फॉर्म हो, चाहे भारतीय स्तर पर फुल फॉर्म हो। देखिए, NEA का क्या आशय है? ऑप्शन ए है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी है नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, या फिर ऑप्शन डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी कहते हैं NEA के। तो NEA के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। ठीक है, इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए बनाया गया है जिनमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। जैसे कि रेत उत्खनन हो रहा है, तो वहाँ से कितना उत्खनन करना है इसकी पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और NEA इनकी देखभाल करता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं ये लोग खोद रहे हैं, या फिर पेड़ जो सूखे हैं उन्हीं को काट रहे हैं, या फिर हरे पेड़ों को भी उड़ा दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी देख रेख के लिए NEA का निर्माण किया गया है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को, कंटेंट को क्रिएट करने में, फिर टाइप करने, फिर आपके सामने लेकर के आने में। पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो अंदर से बहुत निराशा होती है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एक मुख्यालय भी आपसे पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण है, एक मुख्यालय जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है जेनेवा में, ऑप्शन बी है काठमांडू में, ऑप्शन सी है नैरोबी में, या फिर ऑप्शन डी है टोक्यो में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है। ठीक है, देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी आ रही है, तो इन सब का अध्ययन कौन करता है? WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका अध्ययन करता है। ठीक है, मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 से एक प्रश्न बिल्कुल बनता है पर्यावरण में। तो ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी है द फ्यूचर वी हैव, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर, फिर आपको रियो 20 घोषणा पत्र के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसका आंसर है ए, यानी द फ्यूचर वी वांट, ये इसका सही आंसर है। देखिए, रियो सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो सम्मेलन की घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अब देखिए, 1992 में यहाँ पर जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी के जब 20 वर्ष पूरे हुए तब 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इस जो है आपके रियो सम्मेलन का आयोजन किया गया, और एक घोषणा पत्र यहां पर आया जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया था? तो नीरी भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा पर्यावरण में। ऑप्शन ए है 1970 में धनबाद में स्थापित किया गया, क्या 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया, 1956 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया, या फिर 1960 में चेन्नई में स्थापित किया गया? तो कहां पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थापित किया गया और कब किया गया? आइए देखते हैं। आंसर है बी, यानी कि 1958 में नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी, नीरी की स्थापना। देखिए,
तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बीच बीच से पूछ लेते हैं। जैसे नीरी में पहले ई का अर्थ क्या है, तो पहले ई का अर्थ क्या है, एनवायरनमेंट, दूसरे ई का अर्थ क्या है, तो इंजीनियरिंग, ऐसे पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है छाता विधान, ऑप्शन बी है छड़ी मुबारक, ऑप्शन सी है पर्यावरण विधान, या फिर ऑप्शन डी है इको संरक्षण नियम। आइए देखते हैं, इसका आंसर है ए, यानी कि छाता विधान के नाम से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को जाना जाता है। 2013 एमपीपीएससी के मेंस में लिखने के लिए इस पर आया था। ठीक है, अति लघु के रूप में। आइए देखते हैं, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। देखिए हुआ क्या था, 1972 में स्टॉकहोम में एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शिखर आयोजित किया गया, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यह बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग की जो दशा और दिशा है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आपको कंट्रोल करना है, अपने अपने हर एक देश को कंट्रोल करना है। आप कैसे, आपको कंट्रोल करना है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, वो आप जानो। तो इसी के लिए 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है डेट, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस लिए बनाया गया था? तो जो 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके नियमों को पालन कराने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या है, तो छाता विधान के रूप में किसको जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है, जो 1986 में आया था। ठीक है, चलिए, तो ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पर्यावरण से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कल हम आपके लिए ये यूनिट 10 का आयोग स्टार्ट करने वाले हैं। आयोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, हर एक तरह से हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप परेशान ना हो। किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे इसको लेकर के आप परेशान ना हो, क्योंकि तैयारी, जहाँ तक मेरा मानना है, तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी। अब टाइम है प्रैक्टिस का, तो जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी प्रैक्टिस के साथ में भी हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी वो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास तय समय पर पहुँचती रहे। यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव सुबह चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 बजे कंटिन्यू रहेगी। हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव अब आपको मिलने वाले हैं। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।